हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बस्टिंग एक्सरसाइज इन कॉर्पोरेट्स। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बस्टिंग यानी कि बजट बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और खासकर जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों की, तो वहाँ पे बजट बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर हो जाता है। बिकॉज होता क्या है, देखिए, अगर आप बजट नहीं बनाते हैं तो होगा क्या कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके रेवेन्यूज हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। और लास्ट में आप क्या करेंगे कि आप मे बी आप ऐसे सिचुएशन में आ जाए जहाँ पे आपके जो लॉसेस है वो काफी ज्यादा हों। तो साथियों, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अपने एक्सपेंसेस को, अपने रेवेन्यूज को कंट्रोल करते हैं थ्रू बजट। तो आइए समझते हैं कि बजट क्या होता है और किस तरह से कॉर्पोरेट्स जो हैं वो बजट एक्सरसाइज अपने यहाँ करते हैं। साथियों, जनरली जो बजटिंग की एक्सरसाइज होती है वो होती है आपके फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो शुरू होता है आपके अप्रैल से। तो जो बजट की एक्सरसाइज होती है वो लगभग फैब से शुरू हो जाती है और फरवरी मार्च में ये बजट एक्सरसाइज होती है, ताकि मार्च से ये जो भी आपका फाइनल बजट होता है ये एप्लीकेबल हो जाता है। बजट की डेफिनेशन क्या है साथियों? जब हम बात करते हैं बजट की डेफिनेशन के विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट्स, तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि जो बजट है एक एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का ओवर ए स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने फ्यूचर पीरियड में किसी स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, तो स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड का साथियों मतलब यहाँ है कि वो फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अप्रैल से लेकर अगले साल मार्च तक का जो पीरियड होता है उससे हम अपना फ्यूचर पीरियड कहेंगे यहाँ पे। तो कंपनी बेसिकली क्या करेगी कि अपने जो फ्यूचर पीरियड है यानी कि उसका जो कमिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च, तो उसके लिए एक प्लान करती है। प्लान क्या करेगी? अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को प्लान करेगी। और साथियों से बीच में क्या करेगी, पीरियोडिक बेसिस पे उसे चेक करती रहेगी और देखती रहेगी कि क्या उसके एक्सपेंसेस उससे कंट्रोल में हैं या नहीं। साथियों, इसके अलावा अगर हम दूसरी डेफिनेशन को लेते हैं तो देखिए, एक अगली डेफिनेशन क्या कहती है। A budget is a financial plan that estimates how much money you will make and spend over a specific period of time, such as a month or year. Budgets are usually by individuals, business and governments. तो साथियों, ये डेफिनेशन भी इसी चीज को बताती है कि बजट बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल प्लान है जो कि आप क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्लान करते हो सकता है वो आपका टाइम पीरियड आपका मंथ हो या आपका ईयर हो। और ये जो बजट की जो एक्सरसाइज होगी वो इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स भी करती है। तो देखिए, बजट की एक्सरसाइज का जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए अपनी बजट की एक्सरसाइज करते हैं। साथियों, इसके अलावा एक डेफिनेशन मैंने और ली है यहाँ पे, जो ये कहती है कि बजट इज ए प्लान यू राइट डाउन टू डिसाइड हाउ यू विल स्पेंड योर मनी ईच मंथ। तो यहाँ पे डेफिनेशन कहती है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके जो बजट आप जब बनाते हैं तो आप प्लान करते हैं कि आपको हर मंथ में कितनी मनी को आपने स्पेंड करना है। और एंड ऑफ द डे आपके पास क्या होनी चाहिए कि इनफ मनी एवरी मंथ, आपके पास आपके हाथ में इतनी मनी होनी चाहिए कि आप अपने फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर आपने जो प्लानिंग कर रखी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट अपना कर पाए। साथियों, हमने दोनों डेफिनेशन को समझा। तो ये जो डेफिनेशन है साथियों, ये जो डेफिनेशन है कॉर्पोरेट डेफिनेशन है, बिकॉज इसमें क्या है, देखिए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात हो रही है और एक बड़े लेवल पे बात हो रही है। फ्यूचर पीरियड जनरली क्या होता है कि आपका अप्रैल टू मार्च का पीरियड होगा। तो ये कॉर्पोरेट लेवल की डेफिनेशन है। बट हम अगर सिंपल डेफिनेशन को समझें, ये जो दोनों डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है सिंपल डेफिनेशन है। और क्योंकि सिंपल डेफिनेशन इसलिए कि यहाँ पे हम मंथ बेसिस पे भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, नंबर वन। और देखिए, इंडिविजुअल्स हैं और जो गवर्नमेंट से, यानी कि एक इंडिविजुअल भी, यानी कि आप और मैं भी अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं। और हमारा अल्टीमेटली टारगेट ये होता है कि जो हमारी मनी है वो हम वाइजली एक्सपेंसेस करें मंथ टू मंथ। और एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास इतनी मनी इनफ होनी चाहिए हमारे हाथ में कि हम अपने जो फर्दर हमने कुछ फ्यूचर प्लान्स ले रखे हैं तो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर पाए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स होता है, बिकॉज आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बजटिंग एक्सरसाइज इन कॉर्पोरेट्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कॉर्पोरेट्स के रिस्पेक्ट में बजटिंग एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है या उसकी क्या डेफिनेशन है। देखिए, जब हम कॉर्पोरेट्स में बजटिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं, हमने बजट पे बात की कि बजट क्या होता है, वो हमने डेफिनेशन को समझा पिछली स्लाइड्स में। अब हम बात कर रहे हैं कि बजटिंग एक्सरसाइज यानी कि बजट बनाने का जो प्रोसेस है, जो बजट बनाने की क्रिया है, उसे हम कहते हैं बजटिंग एक्सरसाइज। तो उसकी डेफिनेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट? देखिए, देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन है वही कहती है कि बेसिकली क्या है कि बजटिंग एक्सरसाइज का मतलब ये है कि बजटिंग जब हम कॉर्पोरेट में जब हम बजट बनाते हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च, तो हम क्या करते हैं कि अपने फ्यूचर गोल्स को, जो कंपनी के फ्यूचर गोल्स हैं वो हमारे क्या होंगे, हमारे कंसिडरेशन में होंगे, नंबर वन।
और अपने फ्रेंड्स को हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में अपने हम क्या करेंगे, इस तरह से अपनी प्लानिंग करेंगे कि हमारे पास मंथ ऑन मंथ हम सही तरह से अपने पैसे को, अपने जो हमारे पास जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करें। और बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स में जो बजट की एक्सरसाइज होती है, जो बजट बनाने का प्रोसेस होता है, तो वो जो एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, यानी कि जो वहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी कि मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, या और भी जो पोजीशंस है, वो सारे इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में एक अगली डेफिनेशन बात कर लेते हैं। एक अगली डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, ये डेफिनेशन कहती है कि जो कॉर्पोरेट बस्टिंग की एक्सरसाइज होती है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपका जो गोल होता है, गोल क्या होना चाहिए कि मिनिमाइजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एंड मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो जब कॉर्पोरेट में बजट बनाने की प्रोसेस होता है, बजटिंग की एक्सरसाइज होती है, तो ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, आपके प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज होने चाहिए, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है कि जब ये बस्टिंग की एक्सरसाइज होती है साथियों, तो जो कंपनी की एक पोजीशन होती है, एक सीएफओ एक पोजीशन है जिसे हम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहते हैं, तो वो इसे लीड करते हैं। यानी कि जो बजट बनाने का प्रोसेस है, उसका एजुकेशन और उसका जो स्टार्ट करना, उसका एंड करना, उसे समराइज करना, वो सारा प्रोसेस जो होता है वो सीएफओ की लीडरशिप में होता है। क्योंकि सीएफओ की जो पोजीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक्सपेंसेस को और इस तरह से कंट्रोल करे, इस ऑप्टिमम वे में कंट्रोल करे कि कंपनी के जो ओवरहेड्स है वो बढ़े ना और कंपनी लॉस में ना जाए। साथियों, हम प्लानिंग साइकिल की बात कर लेते हैं कि बजटिंग की प्लानिंग साइकिल आखिर होती क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पे देखा है कि जब सबसे पहले सीएफओ के थ्रू या सीएफओ ऑफिस से क्या होगा कि आपको प्लानिंग साइकिल आपके स्टार्ट होगी। और यहाँ पे सबसे पहले साथियों क्या होता है कि सर्विस प्लान पे बात होती है। सर्विस प्लान, क्रिएट सर्विस प्लान का साथियों यहाँ पे मतलब है कि सबसे पहले बात होती है कि हमारा विजन मिशन क्या है या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है। इसका मतलब साथियों ये है यहाँ पे कि जब कॉर्पोरेट्स में प्लानिंग स्टार्ट होगी बजटिंग की, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा जाएगा कि अगले फाइनेंशियल ईयर में या अगले 5 सालों में आपकी क्या विजन है, क्या मिशन है, यानी कि कंपनी क्या चाहती है, कहाँ पे किस डायरेक्शन में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, या उसे किसी नई मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, या वो कोई नया प्लांट सेटअप करना चाहती है। तो वो सारे जो विजन मिशन और जो डायरेक्शन है वो सारी कंपनी को क्लियर होनी चाहिए। तो ये अगर आपका जो स्ट्रेटे जो आपके विजन मिशन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फेज है, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी को पता होना चाहिए कि उससे आने वाले टाइम में कहाँ मूव ऑन करना है। साथ ही उसके बाद होता क्या है कि यहाँ से जो फाइनेंस के लिए जो टारगेट्स हैं, ऑपरेशनल टारगेट्स है, वो ड्राइव होते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हमें, अगर सपोज मैं बात करता हूँ कि हम कॉर्पोरेट में अगर हम बस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि हमें अगले साल, हमें सपोज हम कहते हैं कि हमने हमें अपना रेवेन्यू डबल करना है या हमें अपनी सेल्स को डबल करना है। तो ऑब्वियस है, सेल्स को डबल करने के लिए हमें कुछ अपने एक्सपेंसेस का बढ़ाने पड़ेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें नई मैन पावर लेनी पड़ेगी। तो वहां से आपका क्या होगा कि ऑपरेशनल टारगेट्स आपके फाइनलाइज होंगे। इसके बाद साथियों, जो ऑपरेशनल टारगेट्स होंगे वो क्या होंगे, उन पे एक्शंस डिसाइड होंगे। एक्शन डिसाइड का मतलब है कि फर्दर उन पे क्या करना है। और ये जो एक्शंस होंगे, ये साथियों बिजनेस यूनिट्स को क्या होंगे, बिजनेस यूनिट्स में थ्रू कर दिए जाएंगे, बिजनेस यूनिट्स को भेज दिए जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो कॉर्पोरेट बस्टिंग होगी वो आपके कॉर्पोरेट ऑफिस से होगी, और वो जो बजट होगा फिर आपके जो यूनिट्स हैं वहां पे ये क्या होगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट जो स्टेप है कि जो प्लान्स होंगे वो अपने इसके हिसाब से, यानी कि स्ट्रेटजिक डायरेक्शन के हिसाब से अपना बजट बनाएंगे, अपने बजट को वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि इसमें कहाँ पे कुछ कमी है, कुछ हमें पैसा बढ़ाना है या कुछ हमें एक्सपेंसेस को कम करना है, उन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद साथियों होगा क्या कि इसके बेस पे फाइनेंशियल जो केपीआईज होंगे वो सारे तय किए जाएंगे कि हमें अगर बजट बनाना है तो हमें कितना एक्सपेंसेस रखना है, कितना रेवेन्यू बढ़ाना है, इस पे बात होगी। फाइनली क्या होगा कि आपका फाइनल बजट बन के तैयार होगा साथियों, और वो मैनेजमेंट के थ्रू अप्रूव होगा। और इस तरह से यहाँ पे हमारी जो साइकिल होगी वो एंड होगी। तो इस तरह से आप साथियों देखते हैं कि बजट की जो एक्सरसाइज होती है वो बेसिकली क्या होती है कि सीएफओ एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के द्वारा ड्राइव की जाती है। और इसकी जो प्लानिंग स्टार्ट होगी वो भी सीएफओ ऑफिस से स्टार्ट होती है। और इसमें जो वेरियस प्रोसेस है, वेरियस प्रोसेस का मतलब है कि सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, वहां से ऑपरेशनल टारगेट्स आपको मिलते हैं। ऑपरेशनल टारगेट से साथियों क्या होगा, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके जो एक्शन है, जो प्लांट को एक्शन जाने वो क्या होने चाहिए। और देन केपीआई यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपके वहां से फाइनल होंगे।
और फाइनल बजट बन के अप्रूव होगा। तो साथियों बहुत इंटेंसिव एक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये सारे प्रोसेस में एटलीस्ट 2 से 3 महीने लगते हैं। इसलिए जनरली होता क्या है कि कॉर्पोरेट्स में जब ये एक्सरसाइज शुरू होती है तो वो जनवरी से स्टार्ट हो जाती है, ताकि मार्च तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और उसके बाद अप्रैल से ये जो बजट आपका है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। साथियों अब हम समझते हैं कि चार कौन से इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो बजट के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए जनरली हम बात करते हैं, चार मेथड्स हैं जो कि बजट बनाते समय यूज किए जाते हैं। नंबर 1 है इंक्रीमेंटल, नंबर 2 है एक्टिविटी बेस्ड, नंबर 3 है वैल्यू प्रोपोजिशन, और नंबर 4 है जीरो बेस्ड। तो आइए साथियों इनको वन बाय वन समझेंगे कि क्या मेथड है, इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन बेस्ड बजटिंग क्या है, और जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है। इनको हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में समझते हैं। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल बस्टिंग की। देखिए इंक्रीमेंटल बस्टिंग जैसे कि नाम से ही मालूम है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट का मतलब है कि बढ़ोतरी हो रही है। तो साथियों ये वो बस्टिंग है जहाँ पे क्या होता है कि आप जनरली आप एक लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस के बेस पे आप क्या करते हैं, एक वैल्यू को से 5% या 10% का इंक्रीमेंट अपने बजट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैं आपसे आपके लिए पढ़ देता हूँ साथियों कि इंक्रीमेंटल परसेंट takes last year actual figures and adds or subtract a percentage to obtain the current year budget। तो हो क्या रहा है साथियों साथियों कि लास्ट ईयर की जो बजट है, लास्ट ईयर का जो एक्सपेंसेस है, उसमें क्या होता है, या तो हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ परसेंटेज को, लेट्स से 5% है 10% है, और अपने इस बजट को फ्रीज कर देंगे। साथियों ये बजट का जो मेथड है इट इज वेरी सिंपल मेथड, और प्राइमरी मेथड है, बहुत सिंपल है, प्राइमरी मेथड है, और जनरली काफी कंपनियों में इस तरह की जो एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन इसके भी साथियों कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए कि क्या इसकी प्रॉब्लम्स है इसके साथ। साथियों अगर हम इंक्रीमेंटल बस्टिंग करते हैं तो इंक्रीमेंटल बस्टिंग में साथियों क्या होता है कि इन एफिशिएंसीज जो होती हैं वो कवर अप हो जाती हैं। इन एफिशिएंसीज का मतलब साथियों ये है कि लेट से कोई मैनेजर है, एक मैनेजर के पास यहाँ पे अगर इंक्रीमेंटल बस्टिंग में अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो बिना सोचे समझे 10 ईयर का बजट अपने अपना क्या कर ले, ऐड कर ले। यानी कि वो ये नहीं देख रहा है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, वो सिंपल क्या करता है कि जो उसके लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं उस पर 10% ऐड कर देता है। तो यहाँ पे जो इनएफिशिएंसीज है, मैनेजर को अपॉर्चुनिटी नहीं है या मैनेजमेंट मैनेजमेंट उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं लेता, और सिंपली क्या करता है कि एड ऑन करके वो उस बजट को मैनेज आगे भेज देता है अप्रूवल के लिए। तो इससे क्या होगा साथियों, इससे इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, कोई थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा, और जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि जो मैनेजर्स होंगे वो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। उनको ये सीधा सीधा ये है कि हमें जो लास्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस है वो खर्चे हैं उस पर हमने 10% ऐड किया, या हमने किसी खर्चे में 10% घटाया और हमने फर्दर उसे अप्रूवल के लिए भेज दिया। तो साथियों ये इंक्रीमेंटल बस्टिंग है, और मैंने आपको इसके जो प्रो कॉन्स बताए। प्रो बहुत सिंपल है, इजीली बन जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कौन से है कि इसमें जो इनएफिशिएंसीज है वो कवर नहीं होती हैं, और अल्टीमेटली थॉट प्रोसेस इसमें डेवलप नहीं होती हैं। साथियों जो अगली एक्टिविटी है, जो अगला मेथड है, उसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड बस्टिंग। तो साथियों जैसे नाम से ही मालूम है कि एक्टिविटी बेस्ड बस्टिंग का मतलब है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या एक्टिविटी करनी है, और उस एक्टिविटी के हिसाब से हम अपने एक्सपेंसेस को मैप करते हैं, और ये चेक करते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं क्या उस एक्टिविटी के लिए फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये जो बस्टिंग होती है ये टॉप डाउन बस्टिंग है। टॉप डाउन बस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शंस होती हैं, स्टडी डायरेक्शंस होती हैं, वो टॉप से आएंगी, और नीचे जो मैनेजर्स हैं वो उसके हिसाब से अपने बजट को प्लान करते हैं। साथियों मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ कि देखिए जैसे कंपनी है, उसका जो आउटपुट टारगेट है 100 मिलियन का, उसने रिवेन्यू का टारगेट रखा है। और तो इस 100 मिलियन को अचीव करने के लिए सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि वो एक्टिविटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिससे वो 100 मिलियन का रेवेन्यू अचीव कर पाए। तो ऑब्वियस है इसे करने के लिए उसे कुछ एक्सपेंसेस को अपना बढ़ाने पड़ेंगे, उसे कुछ मशीनरी ऐड करनी पड़ेगी, हो सकता है उसे अपने सेल्स फोर्स को बढ़ाना पड़े। तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कॉर्पोरेट्स की तरफ से या जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से मिल चुका है कि 100 मिलियन का आपको रेवेन्यू करना है, और नीचे जो मैनेजर्स होंगे वो ये देखेंगे कि इस 100 मिलियन को अचीव करने के लिए हमें क्या रिसोर्स चाहिए, और उस रिसोर्स के हिसाब से वो क्या करेंगे, अपनी बजट को बनाएंगे। तो साथियों इस एक्सरसाइज को हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग कहेंगे। साथियों नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं वैल्यू प्रोपोर्शन बजटिंग टाइप ऑफ, ये भी एक टाइप ऑफ बजटिंग है। और साथियों जैसे कि नाम से ही क्लियर है वैल्यू प्रोपोजिशन, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से बजटिंग हो रही है।
वैल्यू इस टाइप समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन जब हम करते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का साथ ही मतलब है कुछ परसेंटेज को आप क्या कर रहे हो कि इसमें सम अप कर रहे हो। तो आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, देखिए किस तरह के कि व्हाई इज दिस अमाउंट इंक्लूडेड इन द बजट। आपने लेट से आपने कुछ बजट बढ़ा दिया 10% का, तो ये क्वेश्चन आएगा कि आपने बजट क्यों बढ़ाया है। डज द आइटम क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स, स्टाफ और अदर स्टेक होल्डर्स। क्या जो आपने बजट बढ़ाया है क्या वो आपके कस्टमर्स के लिए, स्टाफ के लिए, स्टेक होल्डर के लिए कोई वैल्यू पैदा करता है, कोई उन्हें बेनिफिट देता है। क्या जो वैल्यू आपने बढ़ाई है, जो परसेंटेज आपने बढ़ाई है, उसे आप जस्टिफाई कर पाते हो। तो ये सारे क्वेश्चन जब आते हैं साथियों, तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो एक्सरसाइज है ये भी जो हमने पहले सबसे पहले साथियों ये पढ़ी थी, जैसे मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, इंक्रीमेंटल बस्टिंग की जब हमने यहाँ पे इसे रीड किया था, तो ये भी इंक्रीमेंटल बस्टिंग एक्सरसाइज है साथियों। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5% या 10% का बजट बढ़ाते हैं तो समवन डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस कि ये आपने बजट क्यों बढ़ाया है, इससे आपके कस्टमर्स को, स्टाफ को या स्टेक होल्डर्स को क्या बेनिफिट मिलता है, क्या ये जो वैल्यू आपने बढ़ाई है क्या जस्टिफाई है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। साथ ही इंक्रीमेंटल बस्टिंग में भी आपको आंसर ना देना पड़े, आपको स्ट्रेट वे में 5 या 10% आप बढ़ा के भेज दो भी अप्रूव हो जाएगा। लेकिन वैल्यू प्रोपोजिशन में जब आप बढ़ाते हो तो आपके इन सारे क्वेश्चंस का आपको क्या करना होगा, प्रॉपर आंसर देना होगा, तभी आपका बजट आपका अप्रूव होगा। साथियों जो बस्टिंग का चौथा मेथड होता है उसे हम जीरो बेस्ड बस्टिंग कहते हैं। साथियों जीरो बेस्ड बस्टिंग का यहाँ पे मतलब है कि हमने माना है कि हमारा जो बजट है हम बिल्कुल स्क्रैच से बिल्डअप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास प्रीवियस कोई डेटा नहीं है और हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम अपने बजट को बिल्कुल जीरो मान के स्टार्ट करते हैं तो उस एक्टिविटी को या इस तरह की बस्टिंग को हम जीरो बेस्ड बस्टिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मैंने यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन इस तरह से दी है कि जीरो बेस्ड बस्टिंग स्टार्ट्स विद assumptions दैट ऑल डिपार्टमेंट बजट्स आर जीरो एंड मस्ट बी रिबिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो जैसे मैंने बताया कि ये मान लिया जाता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका बजट बिल्कुल जीरो है और उन्हें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है। इस साथियों इस प्रोसेस में कोई भी जो एक्सपेंसेस डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली ओके नहीं होता है। आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं और बहुत टाइट एक्टिविटी या बहुत टाइट बजट ये कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज का, अगर आप देखिए आप खुद समझ सकते हैं, अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और आप अपने अगर कोई वैल्यू डालते हैं इसमें कि मुझे 5% बजट चाहिए या मुझे 10% बजट चाहिए, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा मैनेजमेंट को। और बहुत ही टाइट बजट में ये काउंट होता है साथियों। ये बजट साथियों जीरो बेस्ड बजटिंग का बजट वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और कंपनी बहुत टाइट फाइनेंशियल दौर से चल रही है। तो वहां पे इस तरह के टूल्स का, जीरो बेस्ड बजटिंग टूल्स का यूज किया जाता है। साथ ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है या मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस है या मार्केट डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, तो वहां पे इस तरह की बजटिंग का यूज होगा और वहां पे इस तरह की बजटिंग को यूज किया जाएगा। साथियों अब हम बात करते हैं कि जो बस्टिंग की एक्सरसाइज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है या वो किस तरह से होती है। देखिए तीन तरह की बस्टिंग को हम बात करते हैं, इम्पोज बस्टिंग है, नेगोशिएटेड बस्टिंग है और पार्टिसिपेटिव बस्टिंग है। ये साथियों रोल के हिसाब से है। इम्पोज बस्टिंग का साथियों मतलब ये है कि ये जो टॉप जो प्रमोटर्स की तरफ से ये केवल आपको दे दी जाएगी और आपको फॉलो करना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि कंपनी ने बोला कि आपको भाई आपके पास 100 रुपीज है तो आपको 100 ही खर्च करना है, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह की बस्टिंग को साथियों इम्पोज बस्टिंग कहेंगे। नेगोशिएटेड बस्टिंग का मतलब है साथियों कि कुछ डायरेक्शंस आपके प्रमोटर्स की तरफ से आएगी और जो बॉटम अप मैनेजर्स हैं वो भी अपने इनपुट्स देंगे और ट्रेड इन दोनों के ट्रेड ऑफ से आपको एक बजट बनकर तैयार होगा, जहां पे टॉप डाउन यानी कि जो प्रमोटर्स होंगे या जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होंगे और जो मैनेजर्स होंगे वो दोनों इस पे सहमत होंगे। तो ये नेगोशिएटेड बस्टिंग कहलाती है। साथियों पार्टिसिपेटिव बस्टिंग का यहाँ पे मतलब है कि बॉटम अप जो मैनेजर्स होंगे वो अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको कॉस्ट देंगे और उस कॉस्ट के ऊपर जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो उसे रिव्यू करके उसे ओके करेंगे। उनके भी यहाँ पे देखिए उनके भी इनपुट्स होंगे, लेकिन प्राइमरी जो एक्सरसाइज होगी बॉटम अप होगी और बेसिकली सीएफओ उस पे या जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो आपको केवल टारगेट को रिकमेंडेशन देंगे और बॉटम अप यानी कि जो मैनेजर्स होंगे उस पर थिंक प्रोसेस अपना डेवलप करेंगे और अल्टीमेटली दोनों के पार्टिसिपेशन से बजट आपका क्या होगा, अप्रूव होगा। तो साथियों इस तरह से तीन तरह से ये बस्टिंग की एक्सरसाइज जो है की जाएगी, इम्पोज बस्टिंग, नेगोशिएटेड बस्टिंग एंड पार्टिसिपेटिव
बस्टिंग। साथियों हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल बताया कि सपोज एक क्वालिटी डिपार्टमेंट है किसी कंपनी में और उसे अपने क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए किसी साल के लिए बजट बनाना है। तो देखिए उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे कि उसके पास हो सकता है कि प्लास्टिक रॉ मटेरियल, इसे इसकी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट उसके पास हो, कैलिब्रेशन उसके पास हो यानी कि उसे अपने इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना है, ईयरली टेस्टिंग आरएम की कुछ ईयरली टेस्टिंग करवानी हो, फिक्चर्स का कैलिब्रेशन करना हो या सिस्टम का कैलिब्रेशन करना हो। तो ये 5 हेड्स मैंने बेसिकली दिए हैं उस डिपार्टमेंट के लिए, क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए। तो ये एक बस्टिंग की एक्सरसाइज है। देखिए ये 5 हेड्स है जहाँ पे जिसके अगेंस्ट में आपको बस्टिंग की प्लान करनी है। तो मैंने यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट करके मार्च तक लिया है और यहाँ पे डिफरेंट मैंने मंथ्स में यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे पैसे खर्चे मैंने अपने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो साथियों इस तरह की जो आपकी एक शीट बनती है ये आपकी क्या होगी, फाइनल समरी शीट है। अब इस फाइनल समरी शीट को आगे हम बाइफरकेट में आपको करके बताऊंगा कि कैसे ये एक्सरसाइज की जाएगी। तो देखिए आपके जून में, आपके देखिए अप्रैल में कोई खर्चा नहीं है, मार्च में खर्चा है आपका, फिर जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, इस तरह से आपके खर्चे काउंट होते हैं। आप यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ द ईयर भी काउंट कर सकते हो और आप मंथ ऑन मंथ भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं इन सारे हेड्स के अगेंस्ट में। साथियों पीछे हमने सबसे पहले आरएम टेस्टिंग की बात की थी। तो देखिए आरएम में कुछ इस तरह से एक शीट बनेगी जिसमें आपके डिफरेंट आरएम आप अपने यहाँ पे डालोगे, उसके मैन्युफैक्चरर का नाम डालोगे, आरएम कौन सा है वो आप डालोगे, जैसे नायलॉन सिक्स है, पीपी है, पीसी एबीसी है, एबीएस है, ये सब डालोगे, ब्रांड नेम डालोगे, ग्रेड डालोगे, सैम्पलिंग प्लान साथियों डालोगे कि आपको जो टेस्टिंग करनी है वो कितने फ्रीक्वेंसी में करनी है, 3 मंथ में करनी है या साल में एक बार करनी है, इस तरह की आप प्लानिंग यहाँ पे डालोगे। और सैंपल साइज डालोगे कितने ग्राम की आपको टेस्टिंग करनी है और फर्दर अप्रैल से लेकर जुलाई तक में अपने प्लान को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो यहाँ भी देखिए साथियों अप्रैल में भी कोई खर्चा आपका नहीं होता लेकिन जून में आपका खर्चा है और इसी तरह से आपके खर्चे जो हैं अलग अलग मंथ्स में आते हैं। तो यहाँ पे भी आप पूरे साल का भी आप जोड़ सकते हैं किसी एक आरएम के अगेंस्ट में और आप इसमें मंथ ऑन मंथ भी आप देख सकते हैं कि आपका किस तरह से यहाँ पे नीचे आपके खर्चे काउंट होते हैं। साथियों सिमिलर वे में मैंने कैलिब्रेशन की बात की थी क्वालिटी के लिए। तो कैलिब्रेशन में भी आपके डिफरेंस देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की लोकेशन है, इंस्ट्रूमेंट के नंबर कुछ दिए गए हैं और कॉस्ट ऑफ कैलिब्रेशन दी गई है और अगेन यहाँ पे अप्रैल से लेकर मार्च तक में कैलिब्रेशन यहाँ पे डाल दिया गया है। देखिए सिक्स का मतलब है कि यहाँ पे डिजिटल वर्नियर कैलिपर 6 वर्नियर कैलिपर है, नंबर्स डाले गए हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट को काउंट किया गया है। तो साथियों यहाँ पे भी क्या है कि मंथ ऑन मंथ आप अपने खर्चे डालोगे और साल के लास्ट में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ कैलिब्रेशन आपके कितने हो रहे हैं और टोटल जो खर्चा है वो आपका कितना, यहाँ पे कैलिब्रेशन का चार्ज जो है वो कितना आपका खर्चा आ रहा है। साथियों इसी तरह हम बात करते हैं आरएम टेस्टिंग की बात करनी है कुछ आपको। तो आरएम टेस्टिंग में आपने किस पार्ट के ऊपर आपको आरएम की टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो आपने पार्ट डाल दिया, किस तरह के टेस्ट आपको करने हैं, मेथड ऑफ टेस्ट क्या है, टेस्ट की कंडीशंस क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, साल में एक बार अगर टेस्ट होना है, कॉस्ट क्या है साथियों, और उसी कॉस्ट को हम क्या करेंगे, हम उसको सम अप कर देंगे। साथियों इस तरह अगर आपके पास चेक इन फिक्चर्स है डिपार्टमेंट में तो चेक इन फिक्चर्स के भी आपके फिक्चर्स के नाम आएंगे, नंबर्स आएंगे, मॉडल आएंगे, किस कस्टमर के वो फिक्चर्स हैं, वैलिडेशन कॉस्ट क्या है और सप्लायर कौन सा वैलिडेशन करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी आएगी। तो साथियों इस तरह से इन सारे हेड्स को लेके जैसे मैं आपको पीछे में रिपीट करता हूँ, मैंने सारे लिए और इस तरह से मेरी जो फाइनल जो बजट समरी शीट होती है वो इस तरह से बन जाएगी जहाँ पे मैं आरएम के चेक करने की बात करता हूँ, कैलिब्रेशन की बात करता हूँ, अगर आपको ईयरली टेस्टिंग करवानी है उसकी मैं बात करता हूँ, फ्यूचर कैलिब्रेशन की बात करता हूँ, सिस्टम सर्टिफिकेशन की बात करता हूँ। तो ये सारे हेड मिलके मेरे एक फाइनल समरी शीट इस तरह बनती है और मैं देखता हूँ कि मेरे पूरे साल में अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं कितना मेरा खर्चा आ रहा है मेरे डिपार्टमेंट का। देखिए 10,80,342 रुपए। तो इसका मतलब है कि इस डिपार्टमेंट का, ये जो डिपार्टमेंट है क्वालिटी डिपार्टमेंट का, इसका केवल जो स्टैंडर्ड रूम है उसका जो ये डिफरेंट हेड्स हैं उसका गेस्ट में जो इसका साल का खर्चा है वो 10,80,342 आया, नंबर वन। और ये 10,80,342 को मंथ ऑन मंथ कैसे इसे एक्सपेंस करना है वो भी साथियों हमारे पास आ जाता है और पर्टिकुलर किस हेड में टोटल कितना हमारा एक्सपेंसिस हो रहा है साल में वो भी हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो साथियों इस तरह से हमने फाइनल समरी शीट बनाई और आपको दिखाया कि किस तरह से हमने एक डिपार्टमेंट के लिए, क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए हमने शीट बनाई है। और ये साथियों बिल्कुल रियल मैंने एग्जांपल लिया ताकि ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि कैसे बजट बनता है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है, आपको अच्छी लगी और क्योंकि इसमें आपने समझा कि बजट क्या होता है,
नंबर वन, कॉर्पोरेट के लिए क्या डेफिनेशन है या सिंपल क्या डेफिनेशन होती है। नंबर टू, मेथड्स क्या क्या है ये हमने समझा। किस तरह से बजट बनता है, यानी कि टॉप डाउन बनेगा या बॉटम अप बनेगा, और किस चीज का पार्टिसिपेशन होगा ये हमने समझा। और साथ ही हमने ये भी समझा कि रियल टाइम में जो कॉर्पोरेट्स के अंदर बजट बनता है, एक मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल लिया, लेट्स से यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसका एग्जांपल लिया, उसने किस तरह से डिफरेंट हेड्स के लिए अपना बजट बनाया, जो कि उसका साल के लास्ट में 10,80,342 रुपये आता है। साथ ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी और नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के साथ ये नमस्ते, जय हिंद।